अनुपमा ने बेटे राज की ओर देखा। उसका चेहरा कितना भोला मालूम होता है। बहुत ही प्यारा बच्चा है। हर माँ बाप को अपने बच्चे प्यारे ही लगते हैं। राज गोरा चिट्टा बच्चा था जिसको देखकर सभी का उसे प्यार करने को मन होता। फिर अनुपमा तो उसकी माँ थी। सारे दिन उसकी शरारतें देखकर खुश होती। राज को पाकर तो उसे ऐसा लगता कि बस अब और कुछ नहीं चाहिए। राज से बड़ी 7-8 साल की बेटी नीलू भी कम प्यारी नहीं थी। दोनों बच्चों को जान से भी ज़्यादा चाहने वाली अनुपमा उनके प्रति लापरवाह कैसे हो गई। आज तो हद ही हो गई। सुबह जब वह ऑटो पर बैठने लगी तो राज उसके पाँव से लिपट गया। प्यार से मनाने पर नहीं माना तो अनुपमा ने उसे डांटा। देर तो हो ही रही थी। उसने आओ देखा ना ताओ उसके गाल पर एक चांटा जड़ दिया। चांटा को जोर से पड़ गया था। उंगलियों के निशान गाल पर उभर आए थे। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसके दादाजी बाहर आ गए और राज को गोद में लेकर मनाने लगे। सास ने जो आंखें तरीर कर अनुपमा की ओर देखा तो वह सहम गई। ऑटो में बैठते ही ससुर जी की आवाज़ सुनाई दी। जब करते ही नहीं बनता तो क्यों करती है नौकरी? यहाँ क्या खाने के लाले पड़ रहे हैं? स्कूल में उस दिन किसी काम में उसका मन नहीं लगा। इच्छा तो हो रही थी छुट्टी लेकर घर जाए, पर अभी नौकरी लगे 2-2.5 महीने ही तो हुए हैं। प्रधान अध्यापिका वैसे भी कहती रहती थी, भाई नौकरी तो बच्चों वालों को करनी नहीं चाहिए। रहेंगी स्कूल में और ध्यान रहेगा पप्पू लल्ली में। यह कहकर वह एक तिरस्कारपूर्ण हंसी हंसती। वे खुद 40 वर्ष की आयु में भी कुंवारी थी। स्कूल का समय समाप्त होते ही अनुपमा ऑटो के लिए ऐसी दौड़ी कि सामने से आती हुई प्रधान अध्यापिका व अन्य 2 अध्यापिकाओं को अभिवादन करना तक भूल गई। ऑटो में आकर बैठने के बाद उसे इस बात का ख्याल आया, दोनों अध्यापिकाओं की प्रधान अध्यापिका के साथ बनती भी अच्छी थी और वे उसके वरिष्ठ भी थे। खैर जो भी हुआ अब क्या हो सकता था। ऑटो वाले से उतावलापन दिखाते हुए कहा, जल्दी चलो। कुछ देर जाकर ऑटो वाले ने पूछा, साहब क्या करते हैं? बहुत बड़े वकील हैं, अनुपमा ने सगर्व से कहा। ऑटो वाले ने मुंह से कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान के साथ पीछे मुड़कर उसे देख लिया। उसकी इस मुस्कान से उसे सुबह की घटना फिर याद आ गई। जैसे जैसे घर करीब आता गया अनुपमा का संकोच बढ़ता गया। सास ससुर से कैसे आंख मिलाएं? सुबह तो पति महेश घर पर नहीं थे, पर अब महेश को भी मालूम हो गया होगा। बच्चों को वो कितना चाहते हैं। जहाँ तक हो सके वे प्यार से ही उन्हें समझाते हैं। बच्चे भी अपने पिता से बहुत हिले मिले थे। घर के आगे ऑटो रुका। राज रोज की तरह दौड़कर नहीं आया। नीलू भी सिर्फ एक बार झांक कर भीतर चली गई। अंदर जाकर उसने धीरे से राज को आवाज़ दी। वह दूर से ही बोला, अब नहीं आते, आप मालती हैं, आपसे हमारी कट्टी हो गई। अनुपमा वैसे ही बिस्तर पर पड़ गई। रोते रोते उसके सिर में दर्द होने लगा। वह चुपचाप वैसे ही आंख बंद किए पड़ी रही। किसी ने बत्ती जलाई। सांस ही थी। उसके करीब आकर बोली, चलो बहू, हाथ मुंह धोकर कुछ खा पी लो। सांस की हमदर्दी अच्छी भी लगी और साथ ही शर्म भी आई। रात का खाना पीना खत्म हुआ तो सब बिस्तर पर चले गए थे। महेश खाना खाकर दूसरे कमरे में चला गया, जरूरी केस देखने। अनुपमा को उनका बाहर जाना भी उस दिन राहत ही दे रहा था। राज करवट बदलते हुए नींद में कुछ बड़बड़ाया। अनुपमा ने उसको चादर उड़ाई, फिर नीलू की ओर देखा। आज नीलू भी उससे घर आने के बाद ज़्यादा बोली नहीं। और दिनों तो स्कूल की छोटी से छोटी बात बताती, तरह तरह के प्रश्न पूछती रहती, साथ में खाना खाने की जिद करती। फिर सोते समय जब तक एकाध कहानी ना सुन ले उसे नींद नहीं आती। पर आज अनुपमा को लग रहा था मानो बच्चे पराए उससे दूर हो गए थे। 2.5 साल के बच्चे में अपना पराया की क्या समझ हो सकती है? वह तो माँ को ही समझ सकता है। माँ भी तो उससे बिछुड़कर कहाँ रहना चाहती है। वह दिन भी कितना बुरा था जब वह पहली बार रेखा से मिली थी। अनुपमा सोचने लगी, कैसी सजी धजी थी रेखा। बात बात पर उसका हंसना अनुपमा को उस दिन वह जीवन से परिपूर्ण एकदम जीवंत लगी। महेश और राकेश साथ ही पढ़े थे। आजकल राकेश उसी शहर में लॉ कॉलेज में लेक्चरार से तरक्की पाकर प्रोफेसर बन गया था।
उस दिन रास्ते में जो मुलाकात हुई तो राकेश ने महेश व अनुपमा को अपने घर आने पर निमंत्रण दिया। वहाँ जाने पर अनुपमा भौचक्की सी रह गई। ड्राइंग रूम था या कोई म्यूज़ियम। महंगी क्रॉकरी में नाश्ता आया, अच्छी नई नई डिशेस। अनुपमा तो नाश्ते के दौरान कुछ ना बोली, पर रेखा चहकती रही। शायद भौतिक सुख से परिपूर्ण होने पर आदमी वाचाल हो जाता है। रेखा किसी काम से अंदर चली गई। महेश और राकेश बीते दिनों की यादों में खोए हुए थे। अनुपमा सोचने लगी, उसका पति भी वकालत में इतना तो कमा ही लेता है जिससे आराम से रहा जा सके। खाने पहनने को है, बच्चे को घी दूध की कमी नहीं, बचत भी ठीक है, सुख शांति से भरा पूरा परिवार है। पर राकेश के यहाँ की रौनक देखकर उसे अपना रहन सहन बहुत तुच्छ लगा। रेखा की आवाज़ से अनुपमा इतनी बुरी तरह चौंकी कि महेश और राकेश दोनों उसकी ओर देखने लगे। राकेश ने कहा, शायद भाभी को घर में छोड़े हुए बच्चों की याद आ रही है। भाभी इतना मोह भी ठीक नहीं है। अब देखिए हमारी श्रीमती जी को, ले दे के एक तो लाल है, सो उसको भी छात्रावास में भेज दिया। मुश्किल से 8-10 साल का है। कहती है वहाँ शुरू से रहेगा तो तहजीब सीख लेगा। भाभी आप ही बताइए, क्या घर पर बच्चे शिष्टाचार नहीं सीखते हैं? राकेश शायद आगे कुछ कहता, पर रेखा अनुपमा का हाथ पकड़कर यह कहते हुए अंदर ले गई, अजी इनको तो यह आदत है, कोई भी आए तो शुरू हो जाते हैं। भाई हमको तो ऐसी भावुकता पसंद नहीं। आदमी को व्यवहारिक होना चाहिए। उसके व्यवहारिक होने का थोड़ा अंदाज़ा तो बाहर से ही मिल रहा था। जब अंदर जाकर देखा तो एलईडी टेलीविज़न, कंप्यूटर, चमचमाता महंगा फर्नीचर, ओह क्या क्या गिनाए। अनुपमा की हैरानी को रेखा शायद भाप गई थी। बड़े गर्व से, गर्व की बजाय घमंड कहना ही उचित होगा, बोली, यह सब मेरी मेहनत का फल है। यदि अंश को छात्रावास में न रखती तो इतने आराम से नौकरी थोड़ी ही की जा सकती थी। उसको देखने के लिए आया, नौकर रखो, फिर उन नौकरों की निगरानी करो, अच्छा सिर दर्द ही समझो। अब मुझे कोई फिक्र नहीं, हर महीने 70,000 रुपये कमा लेती हूँ। काम भी अच्छा ही है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में कंसल्टेंट के तौर पर काम करती हूँ। ज़रा ढंग से संवर के रहना, लोगों से मिलना और मुस्कान बिखेरते रहना। संवर के रहना किस औरत को अच्छा नहीं लगेगा? अरे मैं तो बोले ही जा रही हूँ, आप भी कहेंगी? अच्छी मिली, आइए मैं आपको पूरा घर दिखाऊं। शयन कक्ष तो बिल्कुल फिल्मी था। बढ़िया सुंदर डबल बेड और उस पर बिछी चादर इतनी सुंदर कि हाय, अनुपमा कल्पना में अपनी आप को उस पर महेश के साथ देखने लगी। सिर को झटक कर उस विचार को तुरंत निकाल देने की कोशिश की। बाहर के कमरे में आने पर महेश बोला, चलो अनुपमा, क्या यहीं रहने का इरादा है? तब रेखा ने महेश से कहा, आप इन्हें कभी कभी यहाँ ले आया करिए, इनका मन भी बहला करेगा। आपको समय ना हो तो राकेश को फ़ोन कर दीजिए, हम खुद ही इन्हें ले आएंगे। अनुपमा की इच्छा तो हुई कि कहे, जब आप लेने आएंगी तो वही मेरे घर पर बातचीत तो हो सकती है, पर उसका मन इतना भारी हो रहा था कि लग रहा था कि अगर एक बोल भी मुंह से निकला तो वह रो देगी। वह समझ रही थी कि रेखा सिर्फ अपने धन का दिखावा भर दिखाना चाहती थी। घर लौटते हुए आधे रास्ते तक दोनों चुप रहे। फिर महेश एकदम बोला, राकेश की पत्नी भी खूब है। वह आगे कुछ बोले, इससे पहले अनुपमा ने टोक दिया, हाँ मुझ जैसी बेवकूफ़ थोड़ी ही है। उसकी आवाज़ रुआसी थी। महेश ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और प्यार से बोला, अनुपमा कैसी बेवकूफ़ी सी बातें करती हो। फिर उसने एकदम दांतों तले जीभ दबा ली। यह वह अनजाने में क्या बोल गया, मानो अनुपमा की कही हुई बात का समर्थन कर दिया हो। एकदम बात बदलते हुए बोला, बहुत देर हो गई है, बच्चे शायद सो गए होंगे। पर अनुपमा की आग्नेय दृष्टि देखकर वह रास्ते भर चुप ही रहा। घर पहुंचने पर अनुपमा सिर दर्द का बहाना करके बिना कुछ खाए पिए लेट गई। पर रात भर उसे रेखा के बेडरूम के ही सपने आते रहे। रेखा की अलमारी में सजी साड़ियाँ की इंद्रधनुषी छटा रह रह कर उसकी आंखों के सामने नाच रही थी। ओह कितनी साड़ियाँ, रोज़ एक एक पहनो तो साल में उसे 3 या 4 बार से अधिक पहनने का मौका ना मिले। अब तो उनकी दूसरी कार भी आने को है। वैसे तो कई लोगों के अच्छे व बड़े कार घर सब देख चुकी है,
खुद उसके भाई साहब के पास कार है, पर वे बहुत बड़े इंजीनियर हैं। अपने पति की बराबरी में तो जो भी हैं सबका रहन सहन करीब करीब एक सा ही है। अनुपमा ने यह नहीं सोचा था कि उसकी बेचैनी एक दिन उसे नौकरी करने पर मजबूर कर देगी। आवेदन देने के पहले कई दिन तक ऊहा-पोह में पड़ी रही। 2.5 साल का राज कौन उसे संभालेगा? सासू माँ बूढ़ी हैं। महेश से जब राय मांगी तो उन्होंने भी यही कहा, भाई परिस्थितिवश नौकरी करना बुरी बात नहीं, पर तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? कम से कम राज ही कुछ बड़ा होकर स्कूल जाने लगे तो ठीक है, फिर आगे तुम्हारी इच्छा। सासू माँ ने भी कहा, बहू राज को तो हम संभाल लेंगे, हमारा और है ही कौन, पर तुम्हारा शरीर भी तो दोनों भार को सहन करे तब ना। जो भी करो सोच समझ कर करो। पर उसके सिर पर तो जैसे जुनून सवार था। 6-7 दिन तक तो स्कूल में राज की खूब याद आती थी, फिर ठीक लगने लगा। पर रोज़ स्कूल से लौटकर जब घर में कदम रखती थी तो घर की कुछ अव्यवस्था मन को खटकती। एक दिन जब वह स्कूल से लौटी तो घर में कोई मेहमान आए हुए थे। काम वाली घर पर नहीं थी तो नीलू उनको पानी दे रही थी। नीलू को देखते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर आ पहुंच गया। बाल बिखरे हुए, फ्रॉक की तुरपन उधड़ी हुई, हाथ में पेंटिंग कलर लगे हुए थे। अजीब हाल बना रखा था। नीलू को बगल से पकड़कर खींचते हुए वह अंदर ले गई। उसका तमतमाता चेहरा देखकर वहाँ का वातावरण एकदम बोझिल हो गया। नीलू सुबुकती हुई एक कोने में खड़ी हो गई। उस समय अनुपमा को अपनी गलती का ख्याल नहीं आया, बल्कि उसे सब पर गुस्सा आया कि सब उससे खार खाए बैठे हैं और जानबूझकर उसका अपमान करना चाहते हैं। और आज लगता है वास्तव में उसने अपनी नौकरी के आगे बाकी हर बात को गौण समझ लिया है। पहले वह महेश के मोजे रुमाल देखकर रख दिया करती थी। उसके कपड़ों पर प्रेस बटन आदि का भी ध्यान रखती थी। दोपहर के समय बच्चों के पुराने कपड़ों को बड़ा करना, मरम्मत करना आदि काफ़ी कुछ काम कर लेती थी। अब तो महेश अपने हाथ से बटन लगाना आदि छोटी मोटी मरम्मत कर लेता है, पर मुंह से कुछ नहीं बोलता। राज भी इन 2 महीनों से कुछ दुबला हो गया है। दादी दूध दे सकती है, खिला सकती है, प्यार भी बहुत करती है, पर माँ की ममता व आरंभिक शिक्षा और कोई थोड़े ही दे सकता है। फिर उसके कमाने से क्या फ़ायदा हुआ, सिवाय इसके कि घर का खर्चा पहले से बढ़ गया। सब कपड़े धोबी को जाने लगे और कपड़ों का नुकसान भी ज़्यादा होने लगा। अब महरी को भी काम बढ़ जाने से ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे। ऑटो का खर्च अलग, इस बार मासिक खर्च भी बढ़ गया। इसके अलावा घर और बच्चे अव्यवस्थित हो गए, सो अलग। सास बेचारी दिन भर काम में पिसती रहती और जब नहीं कर पाती तो बड़बड़ाती रहती। इन्हीं 2 महीनों में घर की शांति भंग हो गई। जिस पर उसने जो कल्पना की थी अपनी तनख्वाह से घर की सजावट के लिए कुछ खरीदेगी, उसे कार्य रूप से परिणत करना कितना मुश्किल है, यह उसे तुरंत पता लग गया। उसे कुछ कहने में ही झिझक हो रही थी। कहीं महेश यह ना समझ ले कि उसने सिर्फ इन दिखावों की चीज़ों के लिए ही नौकरी की है। महेश के मन में हीन भावना भी आ सकती है, पर यह सब उसे पहले क्यों नहीं सूझा। खैर अब तो सूध आई, बाज आई ऐसी नौकरी से। उसने मन ही मन सोचा, बच्चे ज़रा बड़े हो जाए तो देखा जाएगा। अगले दिन उसने महेश की चपरासी के हाथों 1 महीने का नोटिस देते हुए अपना त्याग पत्र तथा 1 दिन की आकस्मिक अवकाश की अर्जी भेज दी। महेश ने यही समझा कि शायद तबीयत खराब होने से 1-2 दिन की छुट्टी ले रखी है। बादल उमड़ घुमड़ रहे थे और बारिश की हल्की हल्की बूंदें भी पड़नी शुरू हो चुकी थी। बहुत दिनों बाद उस रात को दोनों चहलकदमी को निकले। महेश ने पूछा, क्यों अचानक तुम्हारी तबीयत को क्या हो गया है? तुमने कितने दिन की छुट्टी ले ली है? तब अनुपमा बोली, हमेशा के लिए। महेश परेशान सा उसकी ओर देखने लगा। सच अनुपमा? सच? अब तुम नहीं जाओगी स्कूल? चलो अब कमीज पैंट में बटन नहीं टाकने पड़ेंगे, धोबी को डांटने का काम तुम ही संभाल लोगी। हाँ, अब रात को थके होने का बहाना भी नहीं कर सकती। पर यह बताओ, नौकरी छोड़ी क्यों? अनुपमा उसके उतावलेपन को देखकर हंसते हुए मजा ले रही थी। उसे पति पर दया भी आई। बोली, हाँ मुझे नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी जनाब, दर्जी तो बन ही जाते। अजीब आदमी हो, कम से कम एक बार तो मुंह से कहा होता कि अनुपमा तुम्हारे स्कूल जाने से मुझे कितनी परेशानी होती है।
डियर, हम तो शुरू से कहना चाहते थे, पर हमारी बात आपको तब जचती थोड़े ही। हमने भी सोचा कर लेने दो थोड़ी मन की, अपने आप सब हाल सामने आएगा तो जान जाएगी। पर यह उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी नौकरी छोड़ने को तैयार हो जाओगी। खैर, तुमने अपनी परिस्थिति पहचान ली तो सब ठीक है। फिर थोड़ा रुक कर बोली, हाँ अनुपमा, सद्गृहिणी बनना बहुत कठिन है। तुम जब अपने इस दायित्व को अच्छे से निभाती हो तो मुझे कितना गर्व होता है, मालूम है। यह मत सोचो कि मैं तुम्हें घर से बांधने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी ओर से पूरी छूट है। तुम पढ़ो लिखो, कुछ नया सीखो, पर अपने दायित्व को समझ कर। फिर कुछ दूर दोनों मौन चलते रहे। महेश को लग रहा था कि अनुपमा कुछ पूछना चाह रही है, पर हिचक रही है। 2-3 बार उसने अनुपमा की ओर देखा, मानो हिम्मत बंधा रहा हो। रेखा को देखकर आपको यह नहीं लगता कि वह कितनी लायक औरत है? उसने अपना घर कैसे सजा लिया है। तब आपको मुझ में कमी नहीं लगती? आखिर अनुपमा ने पूछ ही लिया। महेश इतना खुलकर हंसे कि राह के इक्का दुक्का लोग भी मुड़कर उनकी ओर देखने लगे। आखिर हंसने का यह कैसा और कौन सा मौका है? अनुपमा समझ ना पाई। जब उनकी हंसी रुकी तो बोले, तुमको क्या लगता है कि राकेश बहुत खुश है? वह क्या कह रहा था मालूम है? यार, ज़बान का स्वाद ही चला गया। मनपसंद चीज़ें खाए अरसा हो गया। श्रीमती जी दफ्तर से आकर पराठे सेकती है बस। इतवार के दिन वे छुट्टी के मूड में रहती हैं। देर से उठना, आराम से नहाना धोना, फिर होटल में खाना, पिक्चर बस। यार, तू बड़ा सुखी है। यहाँ तो हर महीने माँ बाप को रुपए भेजने पर टोका जाता है। आखिर माँ बाप के प्रति कुछ फर्ज भी तो है कि नहीं? और सुनोगी, उस दिन हमारे बच्चों को देखकर बोला, यार तुम्हारे बच्चे कितने सलीके से रहते हैं। इच्छा तो होती है कि रेखा को बताऊं कि देखो, इन बच्चों को शिष्टाचार की कोई सीख कॉन्वेंट या पब्लिक स्कूल से नहीं, बल्कि माँ के सिखाने से मिली है। मैंने यह सुनकर कैसा अनुभव किया होगा तुम अनुमान लगा सकती हो। यह तुम्हारी जीत थी, और तुम्हारी जीत यानी मेरी जीत। रेखा की आधी तनख्वाह तो अपनी साड़ियाँ, मेकअप, होटल और सैर सपाटे में खर्च हो जाती है। बेटे को छात्रावास में रखने का खर्च अलग, उसमें अहम की भावना है। और मेरे की भावना से ग्रस्त वह समझती है कि उसके नौकरी करने से ही घर में इतनी चीज़ें आई हैं। जहाँ यह मेरे की भावना आई, घर की सुख शांति नष्ट समझो। कुछ रुक कर महेश बोले, चलो अनुपमा, अब घर चलें, काफ़ी दूर निकल आए हैं। फिर धीरे से बोले, आज के बाद रात को थकान का बहाना ना चलेगा। अनुपमा को गुदगुदी सी हुई और बहुत दिनों बाद उसके मन में बसी बेचैनी दूर जाती लगी। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से भागी जा रही थी, किंतु इससे भी तेज भाग रहा था मोहित का मन। भागती ट्रेन के शोर से भी अधिक माला के पत्र के शब्द उनके दिमाग पर हथौड़े बरसा रहे थे, और चोट से बचने के लिए उन्होंने अपना चेहरा खिड़की से सटा लिया और प्रकृति के विस्तार में अपनी आंखें गड़ा दी। किंतु दूर दूर तक फैले हुए खेत खलियान और भागते हुए वृक्ष भी उनके मन को ना बांध सके। मन बार बार वर्तमान से अतीत की ओर भाग रहा था। उनकी बहन माला ने मनोविज्ञान में एमए किया था। उसका इरादा पीएचडी करने का था। वह शुरू से ही पढ़ने में बहुत तेज थी। मेहनत एवं लगन की उसमें कमी नहीं थी। लेक्चरर बनकर अपना एक अलग स्थान बनाने के लिए वह जी जान से जुट गई थी। लेकिन माला कहाँ जानती थी कि कभी कभी एक छोटा सा अनुरोध भी जीवन को नया मोड़ दे देता है। मानव ने उसे एक विवाह समारोह में देखा था और वहीं उसे उसने पसंद कर लिया था। उसकी ओर से जब विवाह का प्रस्ताव आया तो माला ने तुरंत इनकार कर दिया। विवाह के लिए वह अपने करियर को दांव पर नहीं लगा सकती थी। विवाह तो बाद में भी किया जा सकता था। उसके भाई मोहित, जो मित्र और पथ प्रदर्शक भी थे, उनकी भी यही इच्छा थी कि पहले करियर फिर विवाह। भाभी रश्मि ने दोनों को समझाया था कि जीवन में ऐसे मौके बार बार नहीं आते। माला, ऐसे मौक़ों की कभी अवहेलना मत करो। माला ने प्रतिरोध करते हुए कहा, भाभी, तुम भली भांति जानती हो कि मैंने वर्षों से एक ही सपना देखा है कि मैं जीवन में कुछ बनूं, और तुम लोग मेरा यह स्वप्न
तोड़ देना चाहते हो। बहुत सोचने के बाद मोहित को रश्मि की बात अधिक उचित जान पड़ी। उन्होंने सुझाया, क्यों न ऐसा रास्ता अपनाया जाए जिससे लड़का भी हाथ से ना जाए और माला की इच्छा भी रह जाए। मानव से पत्र व्यवहार करके यह स्पष्ट कर लेते हैं कि उसे विवाह के बाद माला के पीएचडी करने पर कोई आपत्ति तो नहीं। इसके बाद मोहित और मानव के बीच पत्र व्यवहार हुआ, जिससे पता चला कि मानव को इस पर कोई आपत्ति न थी। तब खुशी खुशी माला और मानव का विवाह हो गया। माला को विदा करते हुए जहां मोहित को उसके दूर चले जाने का गम था, वहीं यह संतोष भी था कि उन्होंने बहन के प्रति कर्तव्यों को पूरा करके माँ को दिया हुआ वचन निभाया है। इसके लिए वह रश्मि के भी आभारी थे, जिसने भाभी के रूप में माला को माँ जैसा स्नेह दिया था। विवाह के बाद माला जब पहली बार मानव के साथ मायके आई तो मोहित को उसकी खुशी देखकर सुखद अनुभूति हुई। समय का पंछी आगे उड़ता रहा और देखते देखते 6 वर्ष बीत गए। इस बीच माला 2 बच्चों की माँ भी बन गई। शादी के बाद जब कभी मोहित और रश्मि ने उसे पीएचडी करने के विषय में पूछा तो वह हंसकर टाल गई। मोहित समझते माला अपने विवाहित जीवन के सुख में इतना खो गई है कि अब वह पीएचडी करने की बात भूल बैठी है। उनका माला के बारे में यह भ्रम न जाने कब तक बना रहता यदि अचानक उन्हें उसका भेजा पत्र न मिलता। पत्र देखते ही वह माला से मिलने के लिए चल पड़े थे। अचानक ट्रेन का झटका लगा और मोहित अतीत से वर्तमान में लौट आए। उन्होंने जेब से पत्र निकाला, फिर एक बार उनकी नज़रें इन पंक्तियों पर अटक गई। पिछले 6 सालों से अपने ही घर में अपने वजूद को तलाश करते करते थक गई हूँ मैं। इससे पहले कि पूरी तरह टूटकर बिखर जाऊं, मुझे यहाँ से ले जाऊं। पत्र पढ़ते ही मोहित बेचैन हो उठे। उनका शेष सफ़र बहुत कठिनाई से बीता। बड़ौदा स्टेशन पर उतरते ही उन्होंने टैक्सी पकड़े और माला के घर जा पहुँचे। बड़े भाई को दिखते ही माला उनसे लिपट गई और सुबकने लगी। मानव आश्चर्यचकित होकर बोला, अरे भैया, आप आने की खबर कर देते तो मैं स्टेशन पहुंच जाता। कहते हुए उसने मोहित भैया के पैर छूए। अचानक ऑफिस का कुछ विशेष काम निकल आया, इसीलिए खबर देने का समय ही नहीं मिला। चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने आप आए तो। माला के ससुर ने मोहित को सोफे पर बैठाते हुए कहा। अनु कहाँ है? मोहित ने चारों तरफ निगाहें दौड़ाते हुए पूछा। अनु स्कूल गई है, माला बोली और बेटे को अपने भाई की गोद में देकर चाय का प्रबंध करने चली गई। दोपहर में मोहित जब आराम करने के लिए माला के कमरे में आए तो स्नेहपूर्वक उसे पास बैठाते हुए बोले, तुझे किस बात का दुख है माला? भाई का स्नेहिल स्पर्श पाते ही माला फपक पड़ी। मुझे यहाँ से ले चलो भैया, वरना मैं मर जाऊंगी। और उसके बाद माला ने धीरे धीरे मोहित भैया को सब बता दिया। मानव की मम्मी बेटे का विवाह कहीं और करना चाहती थी, परंतु मानव ने माला को पसंद कर लिया। बेटे के हट के आगे माँ को झुकना पड़ा, पर उन्होंने कभी दिल से बहू को स्वीकार नहीं किया। वह पहले दिन से ही माला का विरोध करती रही। माला जब कभी उनका कोई काम करती, वह उसमें कमी अवश्य निकालती। माला के ससुर जब कभी उसका पक्ष लेते, वह उन्हें भी डांट देती थी। विवाह के 2 दिन बाद उन्होंने सारे काम का दायित्व माला को सौंप दिया था। धीरे धीरे माला ने चुप्पी साध ली। इस बीच वह 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी, फिर भी घर में उसका कोई महत्व नहीं था। मानव माला के साथ होते हुए अन्याय को देखकर भी अनदेखा कर देता था। मानव की उदासीनता ने माला को इस घर से चले जाने के लिए प्रेरित किया। वह सोचती, जहाँ रहकर उसका खुद का व्यक्तित्व कुंठित हो रहा हो, वहाँ वह किस प्रकार अपने बच्चों की उचित परवरिश कर सकती है। इसीलिए उसने भैया को पत्र लिखा, ताकि उसके पास रहकर वह नए सिरे से अपना जीवन शुरू कर सके। मोहित ने माला को बताया, फिलहाल वह 1 हफ्ते बड़ौदा में रुकने वाला था। एक रात मोहित और माला छत पर जाकर बैठ गए थे। छत पर ठंडी हवा चल रही थी, किंतु माला बहुत अधीर थी। अब तक मोहित ने उससे चलने के बारे में कुछ नहीं कहा था। मोहित के बैठते ही माला ने उसका हाथ पकड़ लिया
और रूंधे गले से बोली, भैया मुझे यहाँ से ले चलो, मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती। माला, जब से मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारी ही स्थिति को जानने और समझने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर तो आपने देखा होगा भैया कि मेरा घर में कोई महत्व नहीं, किसी को मुझसे तनिक भी लगाव नहीं, यहाँ तक कि मानव को भी नहीं। तब मैं क्यों जबरन पड़ी रहूँ यहाँ पर? प्रश्न जबरन पड़े रहने का नहीं है माला, प्रश्न यह है, क्या यहाँ से चले जाने से संबंध अच्छे बन जाएंगे? जब संबंध ही नहीं रखने हैं तो उनके अच्छे या बुरे होने का क्या अर्थ है? भैया पगली, क्या ऐसे संबंध इतनी सरलता से टूट जाते हैं? कहकर मोहित कुछ क्षण बहन के चेहरे को देखते रहे, फिर बोले, याद रखो माला, संबंध तोड़ना सरल है, क्षण भर में हम कोई भी संबंध बिगाड़ सकते हैं, किंतु असली कला है उन्हें जीवन भर निभाना। एक पल रुककर मोहित गंभीर स्वर में बोले, माला तुम्हें मुझ पर पूरा विश्वास है ना कि मैं जो कुछ भी करूँगा वह तुम्हारी भलाई के लिए ही होगा? यह भी कोई पूछने की बात है? भैया आपसे अधिक तो मुझे खुद पर भरोसा नहीं। तब सुनो माला, पिछले कई दिनों से मैं यहाँ की स्थिति को देख और समझ रहा हूँ। वास्तव में तुम लोगों के संबंधों में टकराव नहीं वरन उदासीनता है, और इसके लिए मैं समझता हूँ कि तुम भी कम दोषी नहीं हूँ। यह क्या कह रहे हैं आप भैया? मैं ठीक कह रहा हूँ। यदि तुम्हारी सास ने तुम्हें नहीं अपनाया तो तुमने भी कभी उनके निकट जाने का प्रयास नहीं किया, जबकि तुम्हें पता था कि यह विवाह मानव के हट के कारण हुआ है। भैया मैं आपसे बहस नहीं कर रही हूँ, किंतु जब बहू अपने प्रियजनों को छोड़कर अनजाने लोगों के बीच आती है तब ससुराल वालों का फर्ज बनता है उसे अपनाएं और भरपूर प्यार दें, ताकि वह उस घर को अपना समझकर नया जीवन प्रारंभ कर सके। मोहित ने सिर हिलाते हुए माला की बात का समर्थन किया, फिर उसे समझाते हुए बोले, जीवन में सदैव सब कुछ सरलता से प्राप्त नहीं होता है, कभी कभी उसके लिए अथक प्रयास भी करना पड़ता है। याद रखो माला, किसी से कुछ पा लेना व्यक्ति की अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। अब इन बातों से क्या लाभ? माला बोली, अब तो सब कुछ समाप्त हो चुका है। इन लोगों के व्यवहार ने मेरा मन मार दिया है, अब कुछ भी करने का उत्साह शेष नहीं है। माला, जब हमें ऐसा लगे कि अंधकार अब कभी समाप्त नहीं होगा, तभी प्रकाश की किरण दिखाई देने की संभावना प्रबलतम होती है। इन टिमटिमाती हुई बत्तियों को देखो। इतना कहकर मोहित ने हाथ से एक और इशारा किया। माला ने उस ओर देखा। पूरी तरह अंधकार में किसी फैक्ट्री की वह जलती हुई 3-4 बत्तियां बड़ी भली लग रही थी। अपनी जिंदगी के अंधकार में हमें इसी तरह के बिंदुओं से अपना आगे का रास्ता चुनना चाहिए। मोहित ने कहा, आपने इतनी अच्छी बातें कहाँ से सीखी हैं भैया? माला मोहित की बातों से प्रभावित होकर बोली, माँ से। माला, तुम उस समय बहुत छोटी थी। माँ को मैंने कभी भी निराश होते नहीं देखा था। कितनी भी कठिन स्थिति क्यों ना हो, वह कोई ना कोई आशा की किरण अवश्य खोज लेती थी। मोहित ने कुछ पल रुककर माला की ओर देखा। माला सिर झुकाए कुछ सोच रही थी। मोहित ने फिर कहा, मैं चाहता हूँ एक बार तुम सच्चे मन से उस दूरी को समाप्त करने का प्रयत्न करो जो तुम्हारे और तुम्हारी सास के बीच हुई है। यदि तुमने उनकी ओर एक कदम भी बढ़ाया तो दूरी कुछ कम ही होगी। माला ने सहमति से सिर हिलाया। इसके पश्चात मोहित माला को धीरे धीरे कुछ समझाते रहे और अंत में बोले, मैं आज से ठीक 6 माह बाद पुनः यहाँ आऊँगा। यदि स्थिति में तनिक भी बदलाव नहीं हुआ तो भाई पर विश्वास रखो, तुम्हें अवश्य ही यहाँ से ले जाऊँगा। इसके बाद वो दोनों नीचे आ गए। अगले दिन मोहित बड़ौदा से अपने घर वापस लौट आए। कुछ दिनों तक माला भैया की बातों पर विचार करती रही और अपने मन को तैयार करती रही उस युद्ध के लिए जिसमें वह खुद अर्जुन थी और भैया के वाक्य उसके लिए गीता के उपदेशों के समान थे। 2 दिन बाद माला के मामा जी का पत्र आया। उनकी लड़की की बड़ौदा में रह रहे एक इंजीनियर लड़के से रिश्ते की बात चल रही थी।
उन्होंने पत्र में माला और मानव से लड़का देखने का आग्रह किया था। सुबह का समय था। मानव ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तौलिए से हाथ पोंछते हुए वह रसोई घर में आए और माला से बोले, शाम को लड़का देखने जाना है, तैयार रहना। माला ने मुड़कर देखा। मम्मी फ्रिज में से पानी की बोतल निकाल रही थी। उसने कहा, मम्मी, शाम को आपको और पापा को हमारे साथ लड़का देखने जाना है। हम लोग जाकर क्या करेंगे? तुम दोनों दिखाओ। मम्मी ने पानी गिलास में डालते हुए कहा, जितनी अच्छी तरह आप लड़के और उसके परिवार की जांच परख कर लेंगी, हम दोनों वैसा नहीं कर पाएंगे। और यदि हमारी राय भिन्न भिन्न हुई तो? मम्मी ने पूछा। स्वाभाविक है, ऐसी स्थिति में आपकी राय ही मानी जाएगी। माता पिता बच्चों से अधिक अनुभवी और समझदार होते हैं, उनका निर्णय गलत नहीं होता है। माला ने विनम्रता से उत्तर दिया। मम्मी और मानव कुछ आश्चर्यचकित होकर माला की ओर देखने लगे। शाम को वे चारों लड़का देखने चले गए थे। अगले दिन रात में अनु माला से कहानी सुनने की जिद कर रही थी। माला उससे बोली, बच्चे अपनी दादी से कहानी सुनते हैं। मैं छोटी थी तब मुझे भी मेरी दादी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी, तो मैं भी दादी माँ के पास जाऊँ? अनु उठकर खड़ी हो गई। हाँ जाओ, माला ने कहा। अनु दादी के पास जाकर बोली, दादी माँ, आप मुझे कहानी सुनाओ। दादी उस समय सोने की तैयारी कर रही थी, अतः बेरुखी से बोली, अपनी मम्मी से सुनो कहानी। मैं तो आपसे सुनूंगी। मम्मी कहती है आपको बहुत सी अच्छी कहानियाँ आती हैं। अनु मचल कर बोली, मुझे नहीं आती कोई कहानी वहानी, जाओ जाकर अपने कमरे में सो जाओ। दादी की डांट सुनकर अनु रोते हुए कमरे में आ गई और बिना दूध पिए सो गई। अगली रात को माला ने बहला फुसला कर अनु को फिर से दादी के पास कहानी सुनने भेज दिया, किंतु अंजाम फिर वही हुआ। उस दिन भी वह रोते हुए भूखी सो गई। सुबह हल्का सा बुखार था। मानव ऑफिस जाते हुए मम्मी से बोला, मम्मी, अन्नू को यदि आप कहानी सुना देती तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। पिछले 2 दिनों से वह बिना दूध पिए सो रही है। मेरे बच्चों से तुम्हें जरा भी लगाव नहीं है। मानव की बात सुनकर वह चौंक पड़ी। आज पहली बार उन्हें बेटे ने किसी बात के लिए टोका था। वह नहीं चाहती थी यह बात पुनः दोहराई जाए, इसलिए रात होने पर उन्होंने स्वयं अनु को बुलाकर अपने पास लिटा लिया और कहानी सुनाने लगी। अनु की भोली भाली बातों से धीरे धीरे मम्मी की सोई हुई ममता जागने लगी। अब वह अक्सर अनु को अपने पास सुला लेती थी। धीरे धीरे वह उनसे खूब हिल मिल गई थी। आखिर एक दिन मम्मी ने कह दिया कि अब अनु बड़ी हो रही है, अब से वह उन्हीं के पास सोया करेगी। बच्चों के करीब आने के कारण धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। मम्मी और माला के बीच की दूरी कम हो रही थी। अब वह उसके साथ पहले की तरह कठोरता से पेश नहीं आती थी। माला को अब पछतावा हो रहा था कि जो प्रयास उसने भैया के कहने पर इतने सालों बाद किया था, उसे पहले करना चाहिए था। यदि मम्मी ने उसे अपने निकट नहीं बुलाया था तो उसने भी कभी उनके पास जाने का प्रयत्न नहीं किया था। दोनों ही शायद अपने अपने अहंकार के दायरे में कैद थे। अक्सर मानव माला के इस बदलाव पर आश्चर्य व्यक्त करता। इस पर माला हंस पड़ती और मन ही मन भैया के प्रति स्नेह से भर उठती, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से उसके बिखरते घर को बचा लिया था। इसके बाद मम्मी का पथरी ऑपरेशन हुआ। सप्ताह भर तक माला अस्पताल और घर के बीच दौड़ती रही। मम्मी की सेवा में उसने कोई कसर नहीं उठा रखी थी। एक सप्ताह बाद जब मम्मी घर वापस आई तो अगले दिन शाम के समय मानव के एक मित्र परिवार सहित उन्हें देखने आए। बातों के दौरान मम्मी ने बताया कि वह और मानव के पापा अपने बड़े बेटे के पास कानपुर जाने की सोच रहे हैं। यह सुनकर माला और मानव दोनों चौंक उठे। मेहमानों के जाने के बाद माला उदास स्वर में बोली, ऐसा लगता है मम्मी, आपकी सेवा करने में मुझसे ज़रूर कोई कमी रह गई, तभी तो आप यहाँ से जाने की सोच रही हैं। नहीं माला, ऐसी बात नहीं है। जितनी सेवा तुमने मेरी की है, मेरी बेटी होती तो शायद वह भी नहीं करती।
मम्मी स्नेह भरे स्वर में बोली। तब फिर आपने कैसे सोच लिया कि हम आपको जाने देंगे? अन्नू क्या आपके बगैर रह सकेगी? कहते हुए माला अंदर चली गई। डैडी और मम्मी ने उसे अपने कमरे में बुलाया और कहा, माला, हम चाहते हैं कि यह मकान तुम्हारे नाम कर दे, साथ ही 50,000 रुपये अन्नू और अंश के नाम जमा कर दें। माला आश्चर्यचकित होकर बोली, यह सब क्यों मम्मी? आज आप लोग मुझसे कैसी बातें कर रहे हैं? देखो बेटे, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। हमारे बाद भी सब कुछ तुम्ही लोगों का है, इसलिए अपने सामने थोड़ा थोड़ा तीनों बेटों के नाम कर दे तो अच्छा है। डैडी बोले, नहीं डैडी, मुझे आप लोगों का मकान और पैसा नहीं चाहिए। अपना प्यार देखकर आप लोगों ने मुझे सब कुछ दे दिया है। इसके बाद और किसी दौलत की मुझे ज़रूरत नहीं। कहते हुए माला कमरे से बाहर आ गई। बाहर आते हुए उसने सुना डैडी मम्मी से कह रहे थे, तुमने व्यर्थ ही कठोरता का आवरण ओढ़कर इतनी अच्छी लड़की को स्वयं से दूर कर रखा था। इस बात का पछतावा तो मुझे भी है। यह मम्मी की आवाज़ थी। माला की आंखों से खुशी के आंसू निकल गए और वह वहाँ से हट गई। अगले सप्ताह अचानक भैया बड़ौदा आ गए। भैया को देख माला अचंभित हो उठी। उसे तो पता ही नहीं चला था कि भैया को गए 6 माह व्यतीत हो गए हैं। गृहस्थी का सुख पाने में उसने जिन आस्था का परिचय दिया था, उसमें तो वैसे भी समय का पता नहीं चलना था। कमरे में अटैची रखते हुए मोहित ने हंसते हुए कहा, वादे के मुताबिक ठीक 6 माह बाद तुम्हें लेने आया हूँ, बताओ चलोगी? माला ने सजल आंखों से मुस्कुराते हुए भाई की ओर देखा और कहा, आपकी दी हुई शिक्षा की वजह से प्रबलतम अंधकार के बाद भोर की एक नई किरण मेरे आंगन में दिखाई दी है। अब इसके प्रकाश को छोड़कर कहाँ जाऊं? भैया के चेहरे पर संतोष की आभा छा गई और उन्होंने माला को प्यार से गले लगा लिया। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।